सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के डिस्कशन में मैं फिर से लाइव हो चुका हूं। आपको थोड़ा वेट करना पड़ गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। थोड़ी व्यस्तता थी तो मैं थोड़ा विलम्ब से सामने आया और लाइव पहले ही हो गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलते हैं अपने अंदाज में। पहला सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, बीटा माइनस 5 है और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा 1 है। इस -5 को देख करके ये लगता है कि ये जो क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल है, यहाँ अगर सम ऑफ रूट लेंगे तो -b/a, ये क्या हो गया? तो -5 फिर कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर तो गड़बड़ी हो जाएगा, तो गड़बड़ी हो जाएगा। अगर -5 नहीं होगा फिर इसे 5 होना पड़ेगा। कहिए वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर सम ऑफ रूट लेने जाएंगे तो -b/a करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट लेने जाएंगे तो c/a करेंगे तो यहाँ पर k हो जाएगा। यानी आपका अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए 5 और अल्फा माइनस बीटा दिया है 1। इसको आप सॉल्व कीजिए तो अल्फा का मान क्या होगा? 2 अल्फा बराबर 6, तो अल्फा का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, और अब आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा 5 है, जिसमें अल्फा 3 है, तो बीटा क्या होगा? तो बीटा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए, अल्फा और बीटा जब आ चुका है, आप अच्छी तरह जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर के। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होगा? 3 गुने 2 बराबर के, तो के का मान क्या हो जाएगा? 6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 6 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या लिख रहे हैं? साउंड गड़बड़ है। थोड़ा साउंड देखिए तो साउंड में क्या गड़बड़ी है। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कॉस 80/2 साइन 10, ये कॉस 59 और कॉस 31। अब देखो यहाँ अगर कॉस 80 को हम चेंज कर दें तो ये हो जाएगा साइन 10। साइन 10 से साइन 10 चला जाएगा, 1/2 बचेगा, प्लस इसे अगर हम चेंज कर दें कॉस सेक तो सेक में बदलेगा, और 31 में क्या जोड़ेंगे? 90 होगा तो 59। अब यहाँ से देखो कॉस 59 इंटू सेक 59, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट फाइनली 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 इस क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास ए बी है। ये रहा पॉइंट ए बी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट अपना बी है। ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1,2 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 2,3 है। ओके, और क्या कहा कि ए बी पर कहीं एक पॉइंट पी है। अब देखो, ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है। कह रहा है कि पी ए बी पर कोई पॉइंट है इस प्रकार की ए पी और पी बी 4:3 है। ए पी और पी बी ये हमारा 4:3 है, 4:3। ठीक है, और ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमारा x, y है। अब आराम से सेक्शन पॉइंट आप निकाल सकते हो। अब ये देखो, सेक्शन पॉइंट का अगर हम x लेते हैं तो सेक्शन पॉइंट का x क्या होगा? mx2 और प्लस nx1। तो mx2 यानी 4 गुने 2 प्लस nx1 यानी 3 गुने 1 और बटा m प्लस n, ये हो जाएगा 7। सेक्शन पॉइंट का y निकालेंगे तो क्या होगा? my2, तो 4 दिया 12 प्लस ny1, तो ny1 3 गुने 2 6 हो जाएगा, और बटे m प्लस n, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा? 6 और 3 9, 9/7, और यहाँ y का मान क्या होगा? 12 और 6 18, 18/7। तो इस तरह से 9/7 और 18/7। ठीक है, 9/7 कैसे होगा? 8 और 3 11 न हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो 11/7 और 18/7 आप आराम से आंसर लेके आ जाएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब 4 की ओर चलते हैं। देखो 4 नंबर सवाल क्या है? हमें कह रहा है एक रेशनल नंबर पी वाई क्यू, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 का दशमलव प्रसार कब अशांत होगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर में जो भी रहे, नीचे में अगर
केवल 2 की पावर m है, मतलब केवल 2 है, या केवल 5 है, या 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, शांत, शांत दशमलव। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर में कोई नंबर है, नीचे में केवल 2 या फिर केवल 5 या 2 and 5, 2 and 5 बोथ, केवल 2, केवल 5 और 2 और 5 दोनों हो, दोनों के अलावे कोई और हो, कोई और भी हो, तो इस स्थिति में डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन पे आते हैं। हमें तो बोला है कि नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, पहला ऑप्शन है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, क्या, जब Q का प्राइम फैक्टराइजेशन, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम तो यही समझेंगे ना कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन केवल 2 और 5 होगा तो शांत होगा, और 2 और 5 नहीं होगा, इसके अतिरिक्त कोई होगा तो अशांत होगा। पहला ही ऑप्शन में लिखा है 2 और 5 के रूप का नहीं हो। ठीक है, बात तो सही है। अगर इस Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के रूप का नहीं होगा तो ये अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, 2 और 5 के रूप का नहीं होगा तो अशांत हो जाएगा। और यही चीज ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 2 और 5 के रूप का हो। अगर 2 और 5 के रूप का होगा तब तो शांत होगा, लेकिन हमको तो अशांत के बारे में कहा था, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और दूसरी बात क्या भाई, तो इस क्वेश्चन में हमें कहा कि पी वाई क्यू एक परिमेय संख्या है, जिसमें इस परिमेय संख्या जहां q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो पी वाई क्यू का दशमलव प्रसार अशांत कब होगा, अशांत तब होगा जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में होगा तो शांत होगा, और 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होगा तो अशांत होगा। तो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। तो जब इस Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये चीज केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि मुझे नॉन टर्मिनेटिंग बताना था। ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग 2 की पावर 5 और 2 और 5 के रूप का हो, तो जब 2 और 5 के रूप का होगा तो वो शांत होगा, लेकिन मुझे अशांत के लिए बताना था, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है 4 की पावर समथिंग और 10 की पावर समथिंग के रूप का हो, तो 4 की पावर समथिंग का मतलब 2 की पावर समथिंग, और 10 की पावर समथिंग का मतलब 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग, यानी कुल मिला के देखा जाए तो यह भी 2 और 5 के फॉर्म का है। तो 2 और 5 के फॉर्म का है तो ये शांत होगा, अशांत तो होगा नहीं, लेकिन मुझे तो अशांत बताना था, तो ये भी अशांत की श्रेणी में नहीं आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। साउंड में सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, समझे, नॉइज आ रहा है, कह रहा फैन का आवाज आ रहा है। यदि युग्म a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो, तो ये जो कंडीशन होता है ये इंटरसेक्टिंग का होता है, ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग का है। यहाँ ओनली वन सॉल्यूशन होता है, साथ ही साथ ये वो कंडीशन है जहां सॉल्यूशन पॉसिबल है। जब सॉल्यूशन पॉसिबल है इसका मतलब वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, विरोध नहीं है, इसलिए इसे अविरोधी कहते हैं। ये अविरोधी है, ठीक है। अविरोधी जिनको इंग्लिश टर्म में समझना है वहां पर टर्म लिखा हुआ है। दूसरी बात, इसको यूनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत भी मानते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब भी होता है ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, अविरोधी। अब आप कहोगे विरोधी का मामला क्या है, ये विरोधी कब होता है, तो जब a1 बाई a2
बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये वो कंडीशन है जो पैरेलल के केस में आता है, पैरेलल के केस में, समांतर के केस में, और यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए इसे विरोधी केस के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है। और तीसरा है डिपेंडेंट वाली। तो डिपेंडेंट कब होता है? तो दो इक्वेशन डिपेंडेंट तभी माने जाते हैं जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। जब ये तीनों चीज आपस में इक्वल हो तो इसे डिपेंडेंट माना जाता है। यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम छह छह की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दिए गए चित्र में AD का मान BC के टर्म में क्या होगा? इस AD का मान मांगा है। एक्चुअल में AD जो है ना यहाँ परपेंडिकुलर है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मेरे दोस्त ये मेरा B है और ये मेरा C है, तो आपको क्या लगता है कि ये मेरा रूट के अंदर B² + C² नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज का, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर परपेंडिकुलर बेस मालूम है तो हाइपोटेन्यूज तो यही होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मुझे ये बताओ मेरे दोस्त, एक ही ट्रायंगल का एरिया में कितने भी तरीके से निकालो तो इक्वल ही होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा इसका 1/2, क्या 1/2 बेस इंटू हाइट यानी B इंटू सी। और एक इसी का एरिया ये भी तो हो सकता है 1/2। अगर हम इसको बेस मानते हैं यानी रूट के अंदर B² + C², इसको बेस मानते हैं, तो फिर यहाँ हाइट क्या हो जाएगा? तो हाइट यहाँ पर AD हो जाएगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट इसका एरिया हुआ, 1/2 बेस इंटू हाइट भी इसी का एरिया हुआ। तो दोनों का एरिया आप जैसे इक्वेट करेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से AD फाइंड करना है तो ये अपना हो जाएगा B इंटू सी, न्यूमरेटर में है, और ये जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी B² + C²। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? A इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब 7 की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन है क्या? एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल असमान और वास्तविक हैं। असमान और वास्तविक किस केस में होता है? ये देखो, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, यहाँ पर क्या होता है? रूट रियल होता है और साथ ही साथ इक्वल होता है। ठीक है। लेकिन जब d < 0 है तो यहाँ पर आपका रूट इमेजनरी होता है और साथ ही साथ इमेजनरी होता है और सेपरेट, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब d < 0 हो तो इस कंडीशन में रूट आपका रियल भी होता है और साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट भी होता है, यानी अल्फा बीटा दोनों रियल होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। तो यही वो केस है जिसमें वास्तविक और असमान होगा, वो केस यही है। ठीक है। और D मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी B² - 4AC। D लिखिए चाहे B² - 4AC लिखिए, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये वो केस है, ठीक है, ये वो केस है जिसमें रियल और इक्वल होते हैं, ये वो केस है जिसमें इमेजनरी और डिफरेंट होते हैं, और ये वो केस है जहां पर रियल और अलग अलग होते हैं। आई होप आपको ये बात भी समझ में आया होगा। मेरे दोस्त सारे बैच में होंगे, कुरुक्षेत्र बैच सारे बैच में ज्योमेट्री जाएगा। आज नेट नहीं था जिसकी वजह से सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है। कल सैटरडे है और कल सारे बैच में उसे इंक्लूड कर दिया जाएगा, आप जरा भी टेंशन ना लो। ठीक है। देखो ये क्या है, कह रहे एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर क्या होगा। अब देखिए, परिमेय संख्या 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है? ये तो अपरिमेय संख्या है। अब आप इसको जोड़ दीजिए, चाहे आप इसको घटा दीजिए। एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़ दीजिए, एक रेशनल इरेशनल को घटा दीजिए। तो एक रेशनल और इरेशनल को जोड़िएगा तो भी ये आपका इरेशनल ही रहेगा, और एक रेशनल और एक इरेशनल को घटाइएगा तो भी ये आपका इरेशनल ही रहेगा। यानी दो, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ना या घटाना इरेशनल ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर B आपके सामने हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है। ठीक है।
आइए 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब देखिए हमारा पीएक्स में क्यूएक्स से भाग देने पर, पीएक्स में एकदम ध्यान से देखना, पीएक्स में आप भाग दे रहे हैं क्यूएक्स से, पीएक्स में भाग दिए क्यूएक्स से, ठीक है। कितनी बार में लगा? जीएक्स बार में लगा। जो यहाँ आएगा यही हमारा रिमाइंडर आरएक्स है। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि मेरे दोस्त क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ क्या है? क्वेश्चन के अंदर लिखा क्यूएक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये जीरो नहीं है, ठीक है। फिर लिखा क्यूएस का जो घात है वो पीएस के घात से बड़ा है, यानी क्यूएक्स की जो डिग्री है वो पीएक्स की डिग्री से बड़ा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, क्यूएक्स और पीएक्स को कुछ मान लेते हैं। मेरे दोस्त अगर क्यूएक्स की डिग्री पीएक्स से बड़ा है तो एक काम करो ना, तो पीएक्स को x प्लस 1 मान लो, और चूंकि क्यूएक्स की डिग्री पीएक्स से ज़्यादा है तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 कह दो नॉर्मली। अब डिग्री कह ही दिया ना ज़्यादा, यहाँ पर सिर्फ x था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया तो डिग्री तो ज़्यादा हो ही गया, तो बस डिग्री को ही ज़्यादा करना था, ठीक है। अब मेरे दोस्त ये क्या लिख रहा है उसको थोड़ा समझो। तो हमें लिख रहा है कि बताइए सर Rx का मान क्या हो जाएगा, है? तो बताइए Rx का मान क्या हो जाएगा। मेरे दोस्त आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस एक काम कीजिए, Qx से भाग देना है Px में ना, तो Px Qx से भाग दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, x प्लस 1 में कितनी बार में जाएगा? 0 बार में। जब 0 बार में जाएगा तो x प्लस 1 यही तो रिमाइंडर बचेगा। आप कहिएगा हाँ सर यही तो रिमाइंडर बचेगा। क्वेश्चन के शुरू में ही दिया हुआ था कि Qx से भाग देना है Px में, तो हमने Qx से भाग दे दिया Px में, 0 बार में लगा, ठीक है, 0 बार में लगा और मेरे दोस्त ये मेरा रिमाइंडर आया। अब आप कहोगे सर जो रिमाइंडर आया है वही आपका क्या है? वही तो आपका Px है, तो रिमाइंडर का मतलब क्या है? Rx, और यहाँ पर मेरा क्या है? Px। आप क्या कह सकते हैं? दोनों बराबर है, क्योंकि जो आपके रिमाइंडर यानी Rx का मान है वही आपके Px का मान था, तो जो आपके Px का मान है वही आपके Rx का मान है, जो आपके Rx का मान है वही आपके Px का मान है, यानी Rx किसके बराबर होगा? Px के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे भाग नहीं लगेगा तो 0 बार में तो लगा ही सकते हैं ना, भाग नहीं लगेगा तो 0 बार में तो लगा सकते हैं, तो इसके लिए इतना क्या सोचना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक एपी के तीसरे और नौवें पद इतना और इतना है तो इसका कौन सा पद 0 होगा? नौवां पद बोले तो a प्लस 8d कितना? -8, और तीसरा पद बोले तो a प्लस 2d कितना? तो ये हमारा है 4। तो देखिए ना, एकदम ध्यान से इस बात को समझना मेरे दोस्त। नौवां पद a प्लस 8d हमारा -4 है, सॉरी -8 है। नौवां पद a प्लस 8d -8 है और तीसरा पद 4 है, तो a प्लस 2d हमारा 4 हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, 6d बराबर -12, तो d का मान हो जाएगा -2, ठीक है। अब d का मान अपना -2 हो गया, बात को ध्यान से समझना। तो d का मान अगर -2 हो गया तो ये देखो a प्लस 2d बराबर है 4। अब d का मान हो गया यहाँ पर -2, d का मान हो गया -2, तो a का मान क्या होगा? ये हमारा 8 हो जाएगा। तो d -2 है और a हमारा 8 है। अब क्या कहता है, कौन सा पद इसका 0 होगा? तो मान लेते हैं कि nवां पद इसका 0 होगा, और nवां पद होता क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी, और d का मान है -2 बराबर 0। तो यहाँ से n-1 और ये -2 बराबर -8 हो जाएगा। यहाँ से 2 चौको 8, n का मान कितना होगा? 5। तो n का मान 5 हो जाएगा, इसका मतलब है कि पांचवा पद इसका 0 हो जाएगा। एक बात बताऊं, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं था। जब पहला पद हमें मालूम 8 है और d हमारा -2 है, तो क्या हम घटाते नहीं जा सकते हैं? 8 हम 2 घटाएंगे 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, सॉरी 2 घटाना है ना, 4 के बाद 2, फिर 0, तो पांचवा पद हो ही गया 0। इतना छोटा टर्म के लिए इतना प्रक्रिया करना है तो बेवकूफ़ हो जाएंगे इतना प्रक्रिया करेंगे तो। जब हम फर्स्ट टर्म 8 जान गए हैं और d हमारा -2 है, तो 2 घटाते हुए चले जाइए, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि 0 कब होगा, है ना। आराम से नॉर्मली आप देख लेंगे 0 पांचवा पद हो जाएगा। ओके चलो, अब यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन।
आई होप कि आप सबको ये बात समझ में आ रहा होगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स एबीसी दिया हुआ है, इसके मीडियन एडी की लंबाई क्या होगा। बहुत आसान है, आप बस ध्यान से इसको देखिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए का कोऑर्डिनेट -2, -1, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -2 और सी का कोऑर्डिनेट -1, 2। ठीक है, -2, -1, 3, -2 और -1, 2। क्या कहा हमसे, माध्यिका एडी की लंबाई क्या होगा। माध्यिका एडी की लंबाई क्या होगा, ये देखिए माध्यिका एडी की लंबाई क्या होगा। माध्यिका है, इसका मतलब है कि हमारा मिड पॉइंट है और इसी की हमें लेंथ चाहिए। अब देखो ना, एडी की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो चूंकि ये मिड पॉइंट है तो पहले मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। x1 + x2/2 तो 1 हो जाएगा, y1 + y2/2 तो यहाँ पर ये 2 है ना, -2 + 2 0 तो ये हमारा 0 हो गया। तो यही हमारा मीडियन है, एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये है। तो आप क्या करिए, एडी का लेंथ निकालिए। जैसे ही आप एडी का लेंथ निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, एक्स के डिफरेंस का स्क्वायर और वाई के डिफरेंस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हमारा √10। तो √10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या उम्मीद करें कि इतना समझ में आया होगा। जी बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11। 12 पर आ जाइए। 12 देखिए क्या है। देखिए हमें कहा कि साइन थीटा पी है और कॉस थीटा क्यू है, तो पी क्यू में क्या संबंध होगा। आप बस एक काम कर लो ना, साइन थीटा अगर पी है और कॉस थीटा अगर क्यू है तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ से पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 12 नंबर हो गया। 13 नंबर पर आते हैं। 13 नंबर देखिए क्या है। एक सीढ़ी एसी, एक सीढ़ी एसी दीवार ए बी पर टिका हुआ है। अच्छा, फिर हमें कहा कि सी पॉइंट जमीन पर है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ए टॉप पर है। अब कह रहा है ए सी बी 45 है, बी सी हमारा 5 है, तो सीढ़ी की लंबाई इनमें से कौन होगा। मेरे दोस्त देखो, ये एक दीवार है, ठीक है, और ये इससे लगा हुआ एक सीढ़ी है और ये है आपका ज़मीन। ठीक है, क्या बोला है, दीवार है ए बी, तो ये हो गया आपका ए बी। ठीक है, और सीढ़ी है ए सी। कहिएगा हम ए यहाँ क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि सी कहाँ पर है, ज़मीन पर है। तो ए यहाँ नहीं लिखेंगे तो सी ज़मीन पर कैसे आएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका 90 डिग्री और यही जो एंगल दिया हुआ है ए सी बी 45 डिग्री। जानते हैं 45 के कारण ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा और ये हमारा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब बी सी का मान दिया है 5 सेमी, तो अगर एक का मान 5 सेमी है तो सीढ़ी की लंबाई इनमें से कौन सा होगा। एक का मान 5 तो सीढ़ी तो यही ना है, तो √2 का मान हो जाएगा 5√2, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 5√2 हो जाएगा। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, ये था हमारा 13 नंबर सवाल। देखिए राम सेतु बैच के अंदर आप में से अगर कोई लोग नहीं जुड़े हैं तैयारी वाले, तो आप राम सेतु बैच के अंदर जुड़ जाइएगा। लेकिन याद रखना कि राम सेतु और एस्टेट वाली बैच में कोई एक ही बैच लेना। ठीक है, ये नहीं कि राम सेतु भी ले लेना, एस्टेट भी ले लेना। ओके, तो राम सेतु और एस्टेट, जो हमारा एस्टेट है मैथ का, उसमें से कोई एक ही लेना। ओके, तो आप एस्टेट वाला लेते हो तो भी वो आपको एस्टेट के साथ टीआरई में हेल्प करेगा, और राम सेतु तो खैर राम सेतु है ही, राम सेतु भी आपको एस्टेट और टीआरई दोनों में हेल्प करेगा। ठीक है, राम सेतु बैच की एक खासियत है कि एक दिन के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट होगा। 19 तारीख से ये बैच स्टार्ट होगा। अब देखो मेरे दोस्त, ये क्या है इसको समझो। कोई वृत्त एक चतुर्भुज के सभी भुजा को स्पर्श करती है, तीनों साइड दिया है, इसका मान मांग रहा है। देखो आपको एक बात याद रखना है, जब कभी भी कोई चतुर्भुज
के अंदर से कोई सर्कल गुजर रही है, यानी चारों साइड को स्पर्श करता हुआ सर्कल गुजर रही है, तो इस स्थिति में चतुर्भुज के आमने सामने के साइड का योगफल बराबर होता है, यानी ए बी और सी डी का जो योग होगा, ए बी और सी डी का जो योग होगा, तो ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, ए डी और बी सी के। ये हो जाएगा ए डी और बी सी के इक्वल। ठीक है, अब ए बी कितना है 6 और सी डी कितना है 4। ए डी कितना है, तो ए डी हमें नहीं मालूम, लेकिन बी सी मालूम है 7। 10 में 7 आके घटेगा 3 हो जाएगा, यही हमारा ए डी हो गया। तो इस स्थिति में इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब इसको देखो, ये क्या है, एक वृत्त के अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या हो गया, रेडियस, ये 6 सेमी है। ठीक है, और ओ सेंटर है ए बी, चाप की लंबाई हमसे मांगा है। ध्यान दो, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हो गया सेंटर उसका, ये मेरे दोस्त ओ है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, ये एक त्रिज्यखंड है जिसमें ए ओ बी हमारा कितना है 30 डिग्री। हमसे कहा कि ए बी की लंबाई क्या हो जाएगा, यानी इस चाप की लंबाई क्या होगा। तो मेरे दोस्त चाप की लंबाई क्या होने वाला है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा कितना है 30 डिग्री और बटे 360 2 पाई आर, पाई को ऐसे ही रहने दो, आर का मान है 6, तो 30 से जाएगा 12 बार में, 6 दूनी 12 से 12 भी चला गया, पाई इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। आप में से जिनका पाई आया होगा करेक्ट रहा होगा। टीजीटी मैथ्स के टीआरई 4 का बैच अवेलेबल है, आप जा करके महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप वरदान बैच ज्वाइन कर लीजिए, ये सब टीआरई 4 के लिए ही है। ठीक है, जो डिटेल में है, और राम सेतु जो आ रहा है वो फास्टेस्ट है। आर त्रिज्या वाले किसी गोले का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या p है और बेलन की लंबाई व्यास का 2/3 गुना है। आर और p के बीच क्या संबंध होगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त एक स्फेयर है, ठीक है, और एक स्फेयर के साथ साथ आप अगर ध्यान से देखो तो एक यहाँ पर सिलेंडर भी है। ठीक है, हमसे ये कहा है कि रेडियस इसका कितना है, तो रेडियस इसका r है। ओके, और ये जो सिलेंडर है ना, इसकी जो रेडियस है वो p है। अब बताइए रेडियस p है और हमें हाइट के बारे में यानी इसकी लंबाई के बारे में क्या बोला है, तो हमें कहा कि इसकी जो लंबाई है वो इसके अपने ही डायमीटर। तो मैं पूछता हूं कि जिस बेलन की त्रिज्या 2p है उसका व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या p है तो व्यास हो जाएगा 2p, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि हाइट जो है ना वो इसके व्यास का 2/3 है, व्यास का 2/3 है, यानी हम कह सकते हैं 4p और बटे 3। ये हो गया हाइट इस सिलेंडर का, और पहले ही लिखा हुआ था कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो आपस में इक्वल है, तो वॉल्यूम इक्वल करिए, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा और एच हमारा 4p/3 हो जाएगा। तो यहां से आप यही चीज देखेंगे कि 4/3 पाई चला गया है आर क्यूब और यहां से हो गया है पी क्यूब। मुझे आरपी में संबंध चाहिए, तो आर क्यू बटा पी क्यू यहाँ 1/1 हो जाएगा, तब तो आर बाई पी करेंगे तो ये मेरा 1/1 ही होगा, यानी कि ओ छोरो ना बच्चा है इतना बकवास काहे करेगा। अरे पावर इक्वल है तो बेस भी क्या होगा इक्वल होगा, सीधा सीधा आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पावर इक्वल तो बेस भी इक्वल, सो सिंपल है ना, इतना क्या करना है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं और आराम से आपने किया भी है। ठीक है, यह था हमारा 16 नंबर सवाल। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन पर, ये क्या है, दो वृत्त जो एक दूसरे को सी पर स्पर्श करती है। देखिए दो सर्कल है मेरे दोस्त, दो सर्कल, और दोनों सर्कल एक दूसरे को सी पर स्पर्श करती है, दोनों सर्कल एक दूसरे को सी पर स्पर्श करती है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं,
दो सर्कल एक दूसरे को सी पर स्पर्श करती है, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी और सी डी अगर डी ए बी पर स्थित हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ए बी ये है, ये ए बी है, एक कॉमन टेंजेंट आपका ए बी हो गया, ए बी ये हो गया आपका कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और दूसरा जो आपका कॉमन टेंजेंट है वो क्या है, सी डी। तो दूसरा कॉमन टेंजेंट आपका इस तरह से होगा सी डी, जिसमें स्पष्ट रूप से आपसे कहा है पॉइंट डी जो है वो ए बी पर है, पॉइंट डी जो है वो हमारा ए बी पर है, ठीक है। पॉइंट डी अगर ए बी पर होगा तो कंफर्म आपका पॉइंट सी यहाँ पर होगा, है। अब क्या लिखा आगे, आगे लिखा कि सी डी का मान है 6। तो मेरे दोस्त अगर हम सी डी का मान यहाँ पर 6 लिखेंगे फिर ए बी का मान निकलेगा कैसे। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि कभी भी कोई सर्कल है और किसी सर्कल के बाह्य बिंदु से आप सर्कल पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा हो गया, ये दूसरा स्पर्श रेखा हो गया, तो ध्यान ये रखना है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान होता है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान होती है, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ये तो हमारा बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से इधर स्पर्श रेखा खींचे, इधर स्पर्श रेखा खींचे, तो ये अगर मेरा 6 है तो ये भी मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है। बाह्य बिंदु से अगर आप इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर हमारा 6 है तो इधर भी हमारा 6 हो जाएगा, यानी पूरा पूरा ए बी बराबर क्या होगा, 6 और 6 हमारा 12 सेमी हो जाएगा। तो 6 6 12 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप में से जिनका आ रहा होगा 12 करेक्ट रहा होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखें। एक थैले में 6 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है। देखिए एक थैला है मेरे दोस्त, बड़ी प्यार से देखना, एक थैला है, इस थैला के अंदर 6 रेड बॉल है और मान लेते हैं x ब्लू बॉल है, ओके। यदि थैले से एक नीला गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी एक लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी का डबल है। एक काम करिए ना, इस थैले से एक नीला गेंद निकालिए, अगर आप एक नीला गेंद निकालिएगा तो इसी x में से निकलेगा। अरे भाई एक नीला गेंद निकालिएगा तो इसी x नीला बॉल में कोई एक होगा, लेकिन निकाले हैं किस में से, 6 + x में से। अगर आप एक लाल बॉल निकालते हैं तो इसी 6 लाल में से कोई एक होगा, लेकिन आप निकाले हैं किस में से, 6 + x में से। ये हुआ लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये हुआ नीला गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे दोस्त लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी से नीला गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी डबल है। तो नीला गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी के डबल के बराबर है। बाकी x + 6 x + 6 चला गया, ये 12 बराबर x, x का मान 12 हो जाएगा। यहाँ भी आपका आंसर 12 होगा। जिनका 12 आ रहा होगा एकदम करेक्ट रहा होगा। मेरे दोस्त वेद प्रकाश, आपका ड्यूरेशन अगर बचा हुआ होगा तो हम देखभाल लेते हैं क्या परेशानी है, क्योंकि लगभग ड्यूरेशन सभी लोगों का कंप्लीशन की ओर है। हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। वो कंप्लीट हो रहा है, सभी लोग का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन पर आइए। किसी प्रेक्षण का यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन n प्रेक्षण का माध्य a है, ठीक है। प्रथम प्रेक्षण के मान में 1 जोड़ दीजिए, दूसरे में 2 जोड़िए, तीसरे में 3 जोड़िए, इसी तरह से आगे बढ़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। अब आप देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए n प्रेक्षण का माध्य अगर a है तो योगफल हो जाएगा na। आप कहोगे हाँ सर, जानते हो सिर्फ और सिर्फ योगफल इतना ही नहीं होगा। n प्रेक्षण का माध्य पहले a था तो पहले योगफल आपका na था, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रथम प्रेक्षण में 1 जोड़ दिए, दूसरे में 2 जोड़ दिए, तीसरे में 3 जोड़ दिए, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले गए। तो प्रथम में आपने 1 जोड़ा, दूसरा में 2 जोड़ा, तीसरा में 3 जोड़ा, चौथा में 4 जोड़ा, इसी तरह से nवा में आपने n जोड़ दिया, ठीक है। तो टोटल योगफल आपका क्या हो गया, तो टोटल योगफल ये na तो है ही और प्लस ये
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का योगफल हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। ये हो गया हमारा टोटल नया योगफल, है ना, नया टोटल योगफल। अगर मुझे नया माध्य निकालना होगा, नया मीन, तो हम क्या करेंगे, योगफल नया वाला ऊपर रखेंगे और नीचे टर्म, नंबर ऑफ टर्म नीचे रखेंगे। तो देखो नया वाला जो योगफल हमारा होगा एन ए और प्लस n इंटू एन प्लस 1/2, और नीचे नंबर ऑफ टर्म कितना, नंबर ऑफ टर्म हमारा n। अगर हम n कॉमन करके काटते हैं तो ये n खत्म हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा a प्लस n प्लस 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, कहीं समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, साउंड तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साउंड का। चलो ये हमारा 19 नंबर सवाल था। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाएं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 रिमाइंडर आता है, लेकिन जब 13 से भाग देते हैं तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता। तो सबसे पहले हमें वो नंबर एज्यूम करना होगा। अब देखो ना, हम इन सब से भाग दें तो 2 रिमाइंडर आए। रिमाइंडर कब आता है, रिमाइंडर तब आता है जब नंबर भाग लगने से ज़्यादा रहता है। तो देखो उन सब से भाग लगने वाली नंबर एलसीएम कहलाता है। तो देखो ना, इन सब का जो एलसीएम होगा वो इन सब से कटने वाली नंबर होगा, लेकिन मुझे 2 चाहिए रिमाइंडर, तो एलसीएम प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है, तो आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 120 और प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 122। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होता है, हमें यह भी कहा कि जब 13 से भाग दें तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचे। क्या आपको लगता है कि 122 13 का मल्टीपल है? अगर 122 13 का मल्टीपल नहीं है तो फिर हमारा नंबर क्या होगा, तो हमारा नंबर इसी एलसीएम के किसी मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा। जानते हैं एलसीएम या एलसीएम का कोई मल्टीपल दी गई संख्या से विभाज्य होती ही है, और 2 रिमाइंडर चाहिए इसलिए हम 2 इसमें जोड़ रहे हैं। आखिर हम एलसीएम का मल्टीपल क्यों लिए, क्योंकि हमें 13 से काटना था। अब सवाल है कि इसे 13 से काटने लायक हम कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए 120 में 13 से भाग देंगे तो 13 न में 117 ही तो 13 से कट जाएगा। अब बच जाएगा यहाँ पर 3k और प्लस में 2, तो ई तो 13 से कट रहा है, बस इसको 13 से कटने लायक बना दीजिए। इसके लिए के का मान क्या रखेंगे, तो के का मान यहाँ 3 रखना होगा, सॉरी, तो देखिए यहाँ पर के का मान क्या रखेंगे, 1 रखने से नहीं होगा, 2 रखने से 3 नहीं हो जाएगा, 4 रखने से भी नहीं होगा, 5 रखने से भी नहीं, 6 रखने से भी नहीं, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24, हमें के का मान यहाँ पर 8 रखना होगा, ताकि 8 तिया 24 और 2 26 13 से कट जाएगा। इसका मतलब आपको पता चल गया कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो एलसीएम के 8वें मल्टीपल से 2 ज़्यादा, यानी मेरे दोस्त 962। देखिए हमने जो अभी आपको बताया ये तरीका से बताया, बाकी आप बाय ऑप्शन भी लेकर सब बैच कंप्लीट होगा मेरे दोस्त। बिना बैच कंप्लीट, बिना आपके एग्जामिनेशन से पहले सारा का सारा बैच कंप्लीट होना है। ठीक है, क्यों परेशान हो इतना, एग्जामिनेशन से पहले सारा का सारा बैच कंप्लीट होगा। ऐसा कोई बैच नहीं है जो एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट नहीं होगा। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो अब मेरे दोस्त ये क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि हरात्मक श्रेणी का 9वां पद बताइए। ठीक है, तो आपको एक बात बता देता हूँ, कहोगे क्या, अगर HP का 9वां टर्म पूछ रहा है तो HP का जो सीरीज है उसको आप इन्वर्स कर दीजिए। अब HP के सीरीज को जैसे ही इन्वर्स कीजिएगा वो AP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अगर इसको इन्वर्स करते हैं यानी 5/2, वो जो 4/15 है वो 15/4, और वो जो 1/5 है हो जाएगा 5/1। ठीक है, तो 2/5 यानी 5/2, 4/15 यानी 15/4, 1/5 यानी 5/1।
तो ये जो है ना मेरे दोस्त, ये आपका हो जाएगा आर इन ए पी। अगर ये सीरीज एच पी में है तो इसको इन्वर्स करने से जो सीरीज बनेगा वो आपका ए पी में बन जाएगा। ठीक है, आपको नौवां पद पूछा है तो आप पहले ए पी का नौवां पद निकालो। नौवां पद हो जाएगा ए प्लस 8d। तो देखो ए कितना है, 5/2 है, प्लस 8 गुना डी, डी कितना होगा, तो दूसरा पद और माइनस पहला पद। तो कर लो ना नीचे ऊपर 2 से गुना, तो सीधे वो 15/4 में 10/4 जाएगा तो 5/4 बचेगा। यहाँ से हो गया 5/4। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन करोगे, ये 4 हो जाएगा, ये रहेगा 10 और ये रहेगा 40, यानी 25 और बटे 2। तो 25/2 नौवां टर्म है किसके लिए, एपी के लिए। तो ई हमारा है एपी के लिए। तो एपी के लिए ये नौवां टर्म है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एचपी के लिए। अगर मुझे एचपी के लिए नौवां टर्म चाहिए तो जो एपी के लिए नौवां टर्म आया है इसको उलट दीजिए। जैसे ही उलटिएगा तो ये आपका एचपी के लिए नौवां टर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी एचपी से रिलेटेड कोई सवाल पूछे तो सबसे पहले एचपी को इन्वर्स करके आप एपी में कन्वर्ट कर दीजिए, और एपी में कन्वर्ट करने के बाद जो पूछा निकाल लीजिए, फिर आंसर को उलट दीजिए। ठीक है, तो एपी के आंसर का जो इन्वर्स हो जाएगा वो एचपी का आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसको देखते हैं। 8 संख्याओं का एवरेज है 20। इनमें से पहली 2 संख्या का औसत है 15.5, अगली 3 संख्या का औसत है 21 सहित 1/3। यदि छठी, सातवीं और आठवीं संख्या, यदि छठी संख्या सातवीं और आठवीं से 4 और 7 कम है तो आठवीं संख्या क्या होगा। अब आप यहां देखिए, अगर 8 संख्या का यदि हम योग निकालेंगे तो 20 अठे हो जाएगा 160। ठीक है, अब यहां देखो, दो संख्या का योग, और फिर हमें कहा है 3 संख्या का योग। ठीक, तो 2 संख्या का योग कितना है, 63 और 1 64। यहाँ देखो ध्यान से, सॉरी, 2 संख्या का औसत है 15.5, योगफल हो जाएगा 2 गुने 15.5 यानी 31। अगली 3 संख्या का औसत अगर इतना है तो योगफल हो जाएगा 3 गुने 64/3 यानी ये हमारा 64। ठीक है, अब आप उसको जोड़ लो। अगर आप इसको जोड़ लोगे तो 5 और ये 9 95, तो हो जाएगा प्रथम 5 संख्या का योगफल 95। अब आप देखिए भाई, 8 संख्या का योगफल अगर 60 है, जिसमें 5 संख्या का 95 है, तो आप क्या करिए, आप ध्यान से यहां पर देखिए, 8 संख्या के योग में 5 संख्या का योग घटा दीजिए, तो ये हमारा 3 संख्या का योग हो जाएगा, और 160 में 95 गया तो ये हमारा 65 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारी 3 संख्या है उस छठी, सातवीं और आठवीं है। ठीक है, ये हमारा छठी है, सातवीं है और आठवीं। क्या बोला, छठी संख्या सातवीं और आठवीं से 4 और 7 कम है। तो भाई अगर छठी संख्या सातवीं से कम, आठवीं से कम है, इसका मतलब सातवीं और आठवीं छठी से ज़्यादा होगा। तो ऐसा कर लीजिए ना, छठी संख्या को x मान लीजिए। ठीक, छठी संख्या को हमने x मान लिया। छठी संख्या सातवीं से 4 ज़्यादा है, तो इससे 4, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, 4 ज़्यादा नहीं कम है, तो छठी जब सातवीं से 4 कम है तो सातवीं छठी से 4 ज़्यादा होगा, x + 4 हो जाएगा। छठी जो है वो आठवीं से 7 कम है, तो आठवीं जो होगा वो छठी से 7 ज़्यादा होगा। तो आप क्या कहेंगे, ये मेरा सातवीं है, ये मेरा आठवीं है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो आ जाएगा 65, आ जाएगा 65। तो ये अपना हो जाएगा 3x, और ये यहाँ से 11 11 जाके घटेगा 54, x का मान आ जाएगा 18। अब x का मान जब 18 आ जाएगा तो मुझे आठवीं संख्या चाहिए। आठवीं संख्या हमारा क्या होगा, x + 7, 18 + 7 यानी कि 25। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है,
हो गया। तो ये था हमारा 22 नंबर सवाल। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाएं मेरे दोस्त एकदम। देखिए ध्यान से मेरे दोस्त इसको देखना। log a टू द बेस b इंटू लॉग बी टू द बेस c इंटू लॉग c टू द बेस a का मान क्या होगा। आप यहां से देख सकते हो लॉग log a टू द बेस b और इंटू log b टू द बेस c और log c टू द बेस a। ठीक है, log a टू द बेस b, log b टू द बेस c, log c टू द बेस a, इसका मान मांग रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि log x टू द बेस y को हम क्या लिखते हैं, log x और बटे log y। ठीक है, तो यहाँ भी हम यही करेंगे। log a टू द बेस b, ये मेरा log a और बटा हो जाएगा log b। log b टू द बेस c, तो ये हमारा हो जाएगा log b और बटे log c। और log c टू द बेस a, ये हमारा log c और बटे में log a। अब ये देखिए log a से log a चला गया, log b से log b चला गया, log c से log c चला गया। रिजल्ट कितने होंगे, एक हो जाएंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। ठीक है, आओ 24 नंबर सवाल पर। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या कहता है। कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आने पर क्वेश्चन आपको लगेगा बनेगा ही नहीं। अब जैसे देखिए यही क्वेश्चन है, 4-5 बार स्टॉक स्टॉक देख लिया तो टेंशन हो गया, जबकि यहाँ पर स्टॉक से कोई मतलब विशेष है नहीं इसको कि ये कैसे। 12,000 रुपये उसके पास है, जिसमें 12,000 में से कुछ को क्या किया है उसने, 120 रुपये के स्टॉक पर 120 रुपये पर 12% स्टॉक में निवेश किया है और बाकी को 125 रुपये प्रति स्टॉक के हिसाब से 15% स्टॉक में निवेश किया है। जानते हो दोस्त, ये जो इतना रुपए पर 12% स्टॉक और इतना रुपए पर 15% स्टॉक है, ये जो 12% और 15% है ना, ये एक्चुअल ये इनकम है। और इनकम किस पर, तो जो पैसा मतलब जो रियल वैल्यू कंपनी के लिए होती है। ठीक है, तो जो रियल वैल्यू कंपनी के लिए होती है उस पर हम इनकम जोड़ते हैं। तो रियल वैल्यू कंपनी का तो ये है ना, इनकम तो इस पर जोड़ा जाएगा। इनकम ये तो बाजार मूल्य है, इस पर तो इनकम कभी नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या कहना चाहते हो, कहने का मतलब साफ ये हो गया कि 12,000 रुपये किसी व्यक्ति के पास है, उसने बाजार में दो तरीके से इन्वेस्ट किया। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट किया जहां से उसको 12% का इनकम होगा, यानी 12% एक तरह का इंटरेस्ट कह सकते हो। और कुछ पैसे को उसने 15% पर इन्वेस्ट किया। ठीक है, हमें यही कह रहा है कि बताइए अगर टोटल उसकी जो वार्षिक इनकम है इतना है, तो 12% पर हमने क्या पैसा लगाया है। अब देखो भाई, आप एलिगेशन से भी बना सकते हो, नॉर्मली भी बना सकते हो। मान लो कि 12,000 में 12% पर हम x रुपया लगा दिए, तो 15% पर हम 12,000 माइनस x लगाए होंगे। बिल्कुल। अब इस पर हमारा वार्षिक इनकम कितना है, तो 12% है। और इस पर हमारा वार्षिक इनकम कितना हो जाएगा, ये 15% हो जाएगा। और यही दोनों जोड़ करके टोटल कितना है, यही दोनों जोड़ करके टोटल 1360, 1360। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इन दोनों में से यहाँ पर तो आपको 12x दिख रहा है, यहाँ 12, 15, 180, यानी इस पर 4 जीरो, माइनस ही मेरा 15x और बराबर 100 से इधर मल्टीप्लाई होगा 1360 पर डबल जीरो। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि ये 1,80,000 में से आके घटेगा 1,36,000, और ये -3x इधर आके +3x हो जाएगा। इसको जब आप घटाएंगे 0 0 0, यहाँ पर ये 4 होगा, 17 में 13 गया तो 4 हो जाएगा। और ये आपके पास ई का हुआ जी, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन देख लो कहीं पर। 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18। ठीक है, ये हमारा 12x हो गया, 1360 है, डबल जीरो जा कर के 13,000, 1,36,000 होगा, आके इसमें से घट गया, वहाँ पे गड़बड़ी हो गया। कहीं पर देखो तो कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ है क्या।
हम्म 12। ठीक है। ठीक है, रहने दो। ये हमारे पास 3x, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है। ये 3x। ठीक है। अब मेरे दोस्त 3x है, तो यहाँ से x का मान कहीं तो कुछ गड़बड़ी लग रहा है। ध्यान दो, क्या हमें मांगा है? 12% पर हमने क्या लगाया है? 12 या 15? 12 पर। सही है। बारह प्रतिशत पर कितना धन लगाया? 12% पर x धन लगाया है। कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिसिंग हो रहा है मेरे दोस्त। कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है, एक बार और इसको चेक करते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। ये मेरा 12, और इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये मेरा 15x हो गया। नीचे वाले 100 जाके इधर 00 बन गया, और ये इस पर आके घट गया। 0 0 0। 10 में 6 गया 4, और 17 में 13 गया तो भी 4, और ये हमारे पास 3x हो गया। हम्म, ये कैसा हो सकता है? कुछ तो कहीं मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में। हाँ हाँ। अच्छा कोई बात नहीं है। 5। कुछ प्रॉब्लम इसमें हुआ कैलकुलेशन में, रुको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लो। कोई बात नहीं, हेडेक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ मिसिंग हो रहा है, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में कुछ मिसिंग हो रहा हो, या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम रहा हो। कोई नहीं, इसको थोड़ा देर के लिए रोकते हैं, फिर इसको चेक करेंगे। ठीक है। कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही है, रोकते हैं इसको, कुछ देर के बाद फिर चेक करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ो, लास्ट में इसको चेक कर लेंगे। इतना क्या सोचना है, बढ़ो ना। अब स्टूडियो है ना, अकेले क्लास ले रहे, कोई आसपास में तो है नहीं, रटा रटा ही थोड़ी ना है। होता है कभी कभी कोई पॉइंट स्किप कर जाता है, और जब कोई पॉइंट स्किप कर जाएगा तो उसमें कितनों माथा फोड़ लेगा तो दिक्कत होगा। तो एग्जामिनेशन का नियम है, आगे बढ़िए। फिर आगे बढ़ने के बाद वो चीज़ दिमाग में आ जाएगा, फिर आप आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो इसको, 25 नंबर क्वेश्चन। 6 लड़कों और 4 लड़कियों में से 4 4 बच्चों के ग्रुप कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जबकि हर ग्रुप में कम से कम एक लड़का अवश्य हो। अब ये देखिए, हमें इसने कहा है 4 मेंबर कमिटी, 4 मेंबर्स ग्रुप बनाना है। 4 मेंबर्स से ग्रुप, ठीक है, जिसमें क्या बोला है, एटलीस्ट कम से कम 1 बॉयज, एक लड़का अवश्य हो। कम से कम एक लड़का का मतलब सब लड़का हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो कम से कम एक लड़का का मतलब है कि एक से कम नहीं होना चाहिए है। तो देखिए, जिस वक्त
लड़का होगा तो 6 में से होगा, लड़की होगा तो 4 में से होगा। तो जिस वक्त एक लड़का होगा उस वक्त 3 लड़की होगी, तभी तो 4 लोग कमेटी बनेगा। या 2 लड़का होगा 2 लड़की होगी तो 4 लोग कमेटी बनेगा। या देखते रहना, या फिर 3 लोग, मेरे दोस्त 3 लोगों का 3 अगर लड़का होगा तो 1 लड़की होगी। या ऐसा हो सकता है कि 4 के चारों लड़के हो जाए तो उस वक्त 1 भी लड़की नहीं होगी। ठीक है, अब आइए कैलकुलेट कीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, प्लस 6 30 का आधा, ये हमारा 15 हो जाएगा, और ये 12/2 6 हो जाएगा। 6 3 6 5 और 4 और नीचे 3 को ले जाएंगे 1 तक, 4C1 4 और प्लस 6C4 क्या हो जाएगा, 6C4 को 6C2 भी लिखते हैं, तो 6 5 30 और बटे में 2, और इंटू 4C0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 24, ये हो गया 60, और प्लस यहाँ देखो 6 से 6 चला गया तो ये मेरा 20 हो गया, और इंटू 4 80, और प्लस में ये हमारा 30 का आधा 15। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 और 60 140, 140 164 और 15। ठीक है, अच्छे से मेरे दोस्त इसको जोड़ना, 63 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अच्छी बात है। 6 से 2 लड़का 2 लड़की, 3 लड़का 1 लड़की, और चारों लड़का 1 भी लड़की नहीं। ओके, तो 6 पंचे 30 का आधा 15 हो जाएगा। उधर हमारा 4C0, 4C0 हमारे पास 1 है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 20 चौको 80, 80 हो गया, 15 छके 90, ये हमारा 90 हो गया, और 6 चौको 24। अब देखो 80 और 90 कितने, 170, 170 24 जोड़ेंगे 100, मेरे दोस्त 194, 194 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 209। तो 209 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आओ मेरे दोस्त, आओ, और अब देखो इस सवाल को। आप कहोगे सर इस सवाल को क्या दिमाग से निकल रहा था, तो हमारे दिमाग से बहुत बड़ी चीज़ निकल रहा था, और वो हम 120 और ये 125 को छोड़ रहे थे, यही सबसे बड़ी चीज़ था। बाजार में हम पैसे इन्वेस्ट किए इस प्राइस का शेयर खरीदने के लिए, और इस प्राइस का शेयर खरीदने के लिए। ठीक है, और हम इसी चीज़ को छोड़ रहे थे, इसलिए दिमाग से पॉइंट निकल रहा था और लग रहा था कि हमने कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 12,000 रुपये मैंने कुल मिलाकर मेरे दोस्त इन्वेस्ट किया। 12,000 में कुछ पैसे वहाँ इन्वेस्ट किया जहाँ से हमको 12% इनकम मिलना था, और कुछ पैसे हमने वहाँ इन्वेस्ट किया जहाँ से हमें 15% इनकम मिलना था। अब ये देखिए, इनकम तो हमेशा ही रियल वैल्यू पर मिलता है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे इतना बताइए कि 10-12% का स्टॉक किस पर मिलेगा, 120 पर है। 12% का स्टॉक किस पर मिलेगा, 120 पर मिलेगा। तो मेरे दोस्त यहाँ ध्यान दो, अगर 120 पर हमें 12% का स्टॉक मिलेगा, ओके, इनकम मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहले ऐसे समझो, 12,000 में x रुपये 12% पर इन्वेस्ट किया है, तो 12,000 माइनस x रुपये, ये मैं 15% पर इन्वेस्ट किया होगा। अब ये देखो 120 रुपये, जहाँ हमने x रुपये निवेश किया 12% पर, वहाँ हमारा स्टॉक का प्राइस क्या है, यानी प्रति शेयर प्राइस क्या है, 120। और मेरे दोस्त जब 15% जहाँ से इनकम मिलना है वहाँ प्रति प्राइस कितना है, प्रति शेयर प्राइस 125। तो हम यही कहेंगे कि अगर, एकदम ध्यान से देखना, अगर 120 पर मुझे 12% का इनकम मिलना है, 120 रुपये पर 12% इनकम मिलेगा, तो x पर कितना इनकम मिलेगा, x का 12/120 है।
फिर उसी तरह से देखते रहना। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, हम आराम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और मेरे दोस्त यहाँ आपको क्या मिलना है, 125 पर 15%, 125 पर 15%, है ना। और इस तरीके से कुल आपका इनकम कितना हो जाएगा, तो कुल आपका इनकम हो जाएगा 1360, 1360। अब ये देखो, इसी को मेरे दोस्त आप सॉल्व करिए और आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/10 प्लस, और यहाँ पर देखने जाएंगे 125 से, तो 12/100 ये हो जाएगा 3, 3 पचे 15 और 25 पचे 25 से जब इसको काटेंगे 12,000 को, 3/25 और माइनस 3x और बटे में 25 बराबर 1360। यहाँ से आप देख लीजिए 25 से, 25 चौको 100 और 25 अठे 200, ठीक है। 25 चौको 100, 20 25 अठे 200, 480 हो जाएगा। तो यहाँ से x और बटे में 10 और माइनस 3x और बटे में 25 और बराबर ये हो जाएगा 12 14 1440, 1360 और माइनस 1440। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5x और ये हो जाएगा आपका 6x बराबर, इसमें से घटेगा 0, 14 में 6 गया तो 8 हो जाएगा, -80। तो -x/50 और बराबर -80। आप यहाँ से देख लीजिए x का मान 4000 हो जाएगा, यानी जो पैसा आपने 12% पर लगाया है वो 4000 है, और जो पैसा आपने 15% पर लगाया है तो 12,000 माइनस 4000 वो हमारा 8,000, वो हमारा 8,000 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर डी, इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, खामखा मूड ऑफ कर दिया, है ना। तू लोग का भी मूड ऑफ हो गया होगा। चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ देखो, ए बराबर एक्स कॉस थीटा और प्लस वाई साइन थीटा, और बी बराबर क्या होगा, एक्स साइन थीटा और माइनस वाई कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है मेरे दोस्त, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करो। अब जैसे ही थीटा को 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, है। यहाँ पर साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। यानी आप देखोगे कि ए बराबर एक्स हो जाएगा और बी बराबर है माइनस वाई हो जाएगा। क्या करें, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। कहीं कोई समस्या नहीं होना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। उह, देखो देखिए, ये हमारा पिरामिड है, एक ऐसा पिरामिड जिसके बेस में एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का साइड कितना है, 8 सेमी, ये हो गया 8 सेमी। साथ ही साथ पिरामिड की ऊंचाई कितना है, 3। तो लीजिए इस पिरामिड की ऊंचाई है 3, ये है पिरामिड की ऊंचाई 3, ठीक है। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ एरिया, संपूर्ण पृष्ठ एरिया निकालना है तो एल निकालना होगा।
जिसके लिए यहाँ से आप स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट को मिला दीजिए, और यहाँ से जैसे ही आप इसको मिलाएंगे तो यही आपका हो जाएगा L। तो देखिए पूरा 8 जो है वो 4 और 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या, ये 3 और ये 4 तो ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा, तो ट्रिपलेट से ये हो जाएगा 5। ठीक है। अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया और प्लस में बेस एरिया। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या है, सभी त्रिभुज का एरिया, जिसके लिए 1/2 आधार का परिमाप और इंटू L, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। एक ही बार आधार को जोड़ दीजिए, और प्लस बेस एरिया, बेस में वर्ग है, वर्ग का एरिया होगा 8 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1/2 आधार का परिमाप 8 8 8 8 तो हो जाएगा 64, और इंटू L कितना 5, प्लस बेस का एरिया कितना है, बेस में वर्ग है, वर्ग का एरिया होगा 8 का स्क्वायर 64, 32 पंचे 160 और प्लस 64, ये हो जाएगा 224। तो 224 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 224 आंसर हो जाएगा। एक मिनट देख लो थोड़ा सा। आधार का परिमाप, ओ हो, 1/2 आधार का परिमाप क्या होगा, 8 8 8 8 32 ना, और इंटू L कितना है 5, प्लस बेस एरिया 8 का स्क्वायर 64, 16 16 पचे 80 और प्लस 64 कितना हो जाएगा 144। 144 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 144। चलिए इस पर आइए। अब देखो मेरे दोस्त, ये 4x 4a² और इंटू एक्स का मध्य समानुपाती 1/5a है। ए पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले इन दोनों का जो मध्य समानुपाती है 1/5a है, तो मीन प्रपोर्शन दो संख्या का क्या होता है 4a², मतलब ए रूट के अंदर ए बी, तो रूट के अंदर ए बी जो है वो मीन प्रपोर्शन है, और यही मेरे दोस्त कितना दिया है 1/5a। आप बोथ साइड स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 4a² इंटू एक्स, इधर रूट हट जाएगा, इधर से बस हो जाएगा 1/25a²। ठीक है, हमें चाहिए डायरेक्ट x का मान। x का मान निकालेंगे तो 1/4 गुना 25 100 हो जाएगा, a² इंटू a² a की पावर 4 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो हो जाएगा ये हमारा 1/100 a की पावर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। आप चिंता मत करो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उसको लेकर क्या आप सरेंडर बोलेगा, नहीं मेरे दोस्त। एक योद्धा कभी सरेंडर नहीं बोलता। अगर इंसान मनुष्य कुल में जन्म हुआ है तो गलतियां मनुष्य की प्रवृत्ति है, गलतियां होती है, लेकिन गलतियों से सीखना है, सरेंडर नहीं करना है। अपने आप को उस लेवल पे रखना है कि हम डिसीजन ले सकें, हाँ हमसे गलती हुई, अब हम उसे सुधारेंगे, हम उससे सीखेंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे, और आगे फिर झुकने नहीं देंगे खुद को। ठीक है, मेहनत के दम पर, कंटिन्यूटी के दम पर। यह नहीं कि अगर एक बार गलतियां हो गई किसी कारण बस सरेंडर कर दिए, सरेंडर नहीं करना है। यहां ध्यान दो, किसी वृत्त, एक वृत्त किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतर्निहित है, जो भुजा ए बी बी सी और ए सी को आर पी और क्यू पर स्पर्श करती है। अब यहां देखिए,
ए बी सी में अंतर्निहित है, ए बी और सी। देखिए ये सर्कल ना ए बी को आर पर टच करती है, ए बी को टच करती है आर पर, बी सी को टच करती है पी पर, तो बी सी को टच करती है पी पर, और ए सी को टच करती है क्यू पर। ये देखिए ए सी को टच किया है क्यू पर, ठीक है। ए क्यू बराबर 4.5, ए क्यू बराबर 4.5, पी सी बराबर 5.5 और बी आर बराबर 6, बी आर बराबर 6, ठीक है। अब देखो आपको क्या पता है, आप जानते हो कि किसी सर्कल में, किसी सर्कल के बाहर स्थित किसी बिंदु से सर्कल पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान होती है। अगर ये 4.5 है तो मेरा ये भी 4.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरा 6 है तो ये भी मेरा 6 हो जाएगा, ये मेरा 5.5 है तो ये भी 5.5 हो जाएगा, ठीक है। क्या चाहिए मुझे? ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप। अब ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप आप लेने जाएंगे तो देखिए ये आपका 10.5 है, ये आपका 10.5 हो जाएगा, और ये जो आपका है ये 11.5 हो जाएगा, और ये जो आपका है वो मेरे दोस्त 10 है। 10 10 20, ये हमारा 31 हो जाएगा, 32। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, वाइन और वाटर के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। देखिए ये आपका वाइन है और ये आपका वाटर। मेरे दोस्त इसको देखना, वाइन एंड वाटर के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। अगर 10% पानी होगा तो 90% वाइन होगा, यानी 9:1। आप सीधा इसको लिख सकते हो 9:1, ठीक है। फिर क्या बोला फिर हमें कहा है परिणामी मिश्रण में 12.5%, परिणामी मिश्रण में पानी को 12.5% करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। अब देखिए 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8, 1/8, यानी टोटल 8 में आप एक क्या करना चाहते हो, 1/8, 8 मिश्रण में आप पानी कितना बनाना चाहते हो, 1। तो अगर आप पानी 1 बनाना चाहते हो, 8 में 1 अगर पानी होगा तो भाई वाइन कितना होगा, वाइन हो जाएगा 7। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमसे ये कहा गया कि कितना पानी मिलाना होगा, ठीक है। क्या बोला सवाल, सवाल हमसे बोला है कितना पानी इसमें मिलाना होगा। तो मेरे दोस्त अगर मिलाना पानी है तो वाइन समान होना चाहिए। पानी अगर मिलाना है तो वाइन समान होना चाहिए, वाइन समान नहीं है, समान करिए। 9 और 7 कैल्शियम 63, 63 बनाने के लिए 7 से, 63 बनाने के लिए 9 से, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 से, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 9 से, ठीक है। अब हो गया यहाँ पर वाइन सेम। जैसे ही वाइन आपने सेम किया, वाइन को सेम किया, तुरंत पता चलेगा वाटर आपने ऐड कितना किया। पहले वाटर 7 था, अब हमारा 9 है, तो वाटर आपने ऐड कितना किया, 2, ठीक है। इसी 2 का आपको मान चाहिए। अब देखिए इनिशियल मिक्सचर आपको पता है 70 लीटर, तो इनिशियल मिक्सचर ऐसे कितना है, 63 और +7, रेशियो में भी 70 ही है, लीटर में भी 70 ही है। 70 रेशियो का मान 70 लीटर है, तो 1 रेशियो का मान 1 लीटर होगा, तो 2 रेशियो का मान 2 लीटर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 लीटर। अब आप में से जिनका 2 लीटर होगा करेक्ट आंसर रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखो, ये क्या है, XQ - 1/XQ चाहिए, और तो सबसे पहला काम है यहाँ पर x - 1/x निकालना होगा। अब देखिए ना, x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को रख लीजिए, और मेरे दोस्त इसको आप उस पार भेज दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, x इधर भी डिवाइड कर दीजिए, x इधर भी डिवाइड कर दीजिए, इससे हमारा हो जाएगा x + 1/x = 5√5, ठीक है। अब जब तक x - 1/x नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। x - 1/x का मान अगर a है तो XQ - 1/XQ जो होगा वो AQ + 3a होगा, AQ + 3a होगा, ठीक है।
अब क्या करो मेरे दोस्त यहाँ पर, अब आप बोथ साइड क्यूब, सॉरी, अब आप x माइनस वन बाई एक्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो देखो x माइनस वन बाई एक्स बराबर होता है रूट के अंदर x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस फोर, ठीक है। आप देख लीजिए, 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × 125 और माइनस का 4, 121 यानी बोले तो 11। तो इसका मान आ गया 11। अब यही चीज़ यहाँ पुट कर दीजिए। अगर ये 11 आ गया है तो 11 का क्यूब प्लस 3 × 11 तो हो जाएगा 1331 और प्लस में 33, यानी 1364 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 1364 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 तो 31 था इसका आंसर। अब हम 32 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर सवाल है आप लोगों के लिए। मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारा कॉमन पेपर का बैच है काश सर के द्वारा, वो बैच आपके सामने अवेलेबल है। तो जिनका भी कॉमन पेपर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, करंट अफेयर्स और इंडियन ज्योग्राफी की ज़रूरत आप में से होगा, तो कॉमन पेपर के लिए आप इस बैच के अंदर ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको देखो, ये क्या है, एक चतुर्भुज रोम्बस। अब एक रोम्बस का एक बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल का 150% है। देखिए, ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। बड़ा डायगोनल छोटे का 150% है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा D1 बड़ा है D2 से, तो बड़ा सिंपल कह दिया कि बड़ा डायगोनल छोटे का 150% है, तो इसको आप 100 मान लो ना। इसका 150% ये 150 हो जाएगा, यानी बोले तो 3:2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 3:2 हो जाएगा। ओके, अब मेरे दोस्त 3:2 आप करिए ना करिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कर लीजिएगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वैल्यू थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब एरिया आपको पता है कि 1/2 D1 इंटू D2 यही एरिया होता है, और ये हमें दिया हुआ है 432। अब 2 से 2 हमारा चला गया, एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये 3 से 14 तिया 42 और 4 तिया 12, तो x का मान कितना हो जाएगा, 12। अब x का मान जैसे ही आपका 12 हो गया, तो ध्यान दीजिए, ये 12 तिया 36 और ये 12 दूनी 24। अब आपको साइड निकालना है ना, तो यहाँ देख लो ना मेरे दोस्त, एक डायगोनल हमारा 36 है जो 18 हो जाएगा, एक 24 है जो 12 हो जाएगा। अब ये देख लीजिए ट्रिपलेट्स है। तो मेरे दोस्त अगर ट्रिपलेट से ध्यान से देखें, जो हमारा 36 है वो 18 हो जाएगा, और जो हमारा 24 है वो 12 हो जाएगा। जैसे हम इसका साइड निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 का स्क्वायर 324 और 12 का स्क्वायर 144, यानी बोले तो ये 4 4 8, ये 6 और ये हो जाएगा 3 1 4, यानी हम कह सकते हैं एक तरह से 13 से, तो 13 तिया 39 और 13 छक्के 78 गुने 13, यानी बोले तो 6√13। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 6√13 आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ 33 नंबर सवाल को देखो। देखो ये क्या कहता है, ए अकेला किसी काम का 2/3 12 दिन में करता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। अब देखिए ना, ए जो है ना, ए 2/5 काम अगर 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 6 6 पंचे 30 दिन में, है ना। अब ए और बी, अगर हम इसके इफिशियंसी पर जाएं, बी की इफिशियंसी ए से 25% ज़्यादा है, तो बी का इफिशियंसी ए से 25% ज़्यादा है, तो ए का इफिशियंसी आप 100 मान लीजिए, से 25% ज़्यादा 125 हो जाएगा, यानी कि 4:5। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लो, क्या ज़्यादा है जी, बी बी की इफिशियंसी ए से 25% ज़्यादा है। ठीक है, 6 पंचे 30। ओके, और कुछ दिया है,
डी इज 25% मोर देन ए। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? किसी को भी कोई परेशानी? ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इफिशियंसी अगर 4:5 हो गया तो टाइम क्या हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। हमें कहा ए 2/5 काम 12 दिन में तो पूरा काम 30 दिन में। बी की इफिशियंसी ऐसे 25% ज़्यादा है तो 4:5 इफिशियंसी होगा तो टाइम हो जाएगा 5:4। ठीक है, ये इफिशियंस ये टाइम है ए का और ये टाइम है बी का। तो ए का टाइम जो 5 दिख रहा है ना, वो रियल में हमारा 30 है, यानी 6 गुना है। आप इधर भी 6 गुना कर दो तो 24 हो जाएगा। तो ये 24 दिन और ये 30 दिन, ये इफिशियंस ये जो है ना टाइम ए का है और ये टाइम हमारा बी का है। ठीक है, एक ऐसा ही इंफॉर्मेशन अलग से भी दिया हुआ है। कहाँ? यहाँ पर लिखता है कि सी अकेला उसी काम को बी से 12 दिन कम में करते हैं। इसका मतलब सी कितना दिन में करता होगा? तो बी को लगता है 24 दिन। ठीक है, तो सी उसी काम को बी से 12 दिन कम में करते हैं, तो बी को लगता है 24 दिन, उससे 12 दिन कम लगेगा सी को, यानी कि सी को 12 दिन लग जाएगा। और क्या लिखा है? डी सी से 25% कम कार्यकुशल है। तो डी जो है वो सी से 25% कम, तो सी की क्षमता 100 मान लो, ये हो जाएगा 75। तो टाइम क्या हो जाएगा? ये 3:4 तो हो जाएगा 4:3। तो इस तरह से सी का टाइम आप जानते हैं 12, 3 का मान 12, 4 गुना है तो 4 का मान 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया? ए बी सी और डी सब का टाइम जान लिया। ए अकेला फिनिश करेगा 30 दिन में, बी फिनिश करेगा 24 दिन में, सी फिनिश करेगा कितना? तो सी के लिए आप 12 दिन जान चुके हैं और डी के लिए अभी आपने 16 दिन निकाला है। ठीक है, अब सबसे काम कंप्लीट कराना है तो आप इफिशियंसी लेके टोटल वर्क लीजिए। अगर आप इफिशियंसी इसका लेते हैं तो 30 और 24 और 12 120 हो जाता, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है तो 240 हो जाएगा। ठीक है, अब 30 अठे 24 दहे का, 12 दूनी, ध्यान दो, 12 दूनी 24 और 16 एकम 16 पचे 80। ठीक है, अब चलिए तो सबसे एक साथ काम करा लीजिए। टोटल काम 240 और एक साथ अगर इफिशियंसी लेंगे 35 10 45 और 8 हो जाएगा 53, यानी कि 240/53 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है। आइए अब चलते हैं 34 नंबर सवाल की ओर। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है और एक रेलगाड़ी की समान दिशा में 2 और 4 की स्पीड से जा रहे राज और मधुर ने 9 सेकेंड 10 सेकेंड में आगे आगे निकल जाती है। अच्छा ठीक है, यदि गाड़ी की लंबाई x मीटर हो तो x का मान क्या होगा? अब देखिए ट्रेन जिधर जा रही है उसी डायरेक्शन में दो व्यक्ति भी जा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति का स्पीड कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस ट्रेन ने इसको 9 सेकेंड में पार किया है और इसको 10 सेकेंड में पार किया है। ठीक है, सबसे पहली बात, ना तो हम इस ट्रेन की लंबाई जानते हैं और ना ही इस ट्रेन की स्पीड जानते हैं, तो हमने क्या किया? इसकी स्पीड को x मान लिया। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगा। तो जब ये ट्रेन पहला व्यक्ति को पार करेगा वहां भी अपनी ही लंबाई पार करेगा, और जब ये ट्रेन दूसरे व्यक्ति को पार करेगा तो वहां भी अपनी ही लंबाई पार करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर x-2, मेरे दोस्त यहाँ पर स्पीड काम करेगा x-2 का, तो इस स्पीड से इसने पहला व्यक्ति को पार किया है 9 सेकेंड में। ठीक, और x-4 ये वाली स्पीड जब यूज हो रहा है तो x-4 की स्पीड से दूसरे व्यक्ति को इसने पार किया है 10 सेकेंड में। ठीक है, अब ये हो गया दोनों बराबर, क्यों? इधर भी ट्रेन का लाइन थी, इधर भी ट्रेन का ही लेंथ है, तो यहाँ से किलोमीटर पर आवर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर सेकेंड चला गया है, ये 9x और -18 और यहाँ से हो जाएगा 10x और -40, ये 22 और बराबर x, तो ये निकल गया इसका स्पीड। ठीक है, अब आपको क्या करना है? निकालना है ट्रेन की लंबाई, तो किसी एक में पुट कर दीजिए, सिम पुट कर दीजिए। 22 - 2 किलोमीटर पर आवर कितना? 9 सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना करिए,
5/18 से गुना करिएगा, किलोमीटर पर आवर बदल जाएगा मीटर पर सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड चला जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, इससे 10 10 बचे 50, 50 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 50 मीटर हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। अब चलेंगे 35 नंबर की ओर। 35 नंबर को देखिए, ये क्या है? ओ, ए ओ केंद्र वाले वृत्त की बाह्य बिंदु है। देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये रहा एक सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर कितना है? इसके बाहर कहीं एक पॉइंट है, और वो पॉइंट हमारा ए है। ध्यान से देखना, इस पॉइंट से इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो मेरे दोस्त आप यहां से देख सकते हो त्रिज्या है, ये भी हमारा त्रिज्या है। ठीक है, क्या बोला है वो? एपी और ए क्यू, ये एपी और ए क्यू। सबसे पहली बात, ये सब खींचने की जरूरत नहीं है। एपी और ए क्यू क्या है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान होती है, यानी एपी बराबर होगा ए क्यू के। अब आप देख लीजिए कि एपी का मान कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस 14, और ए क्यू का मान कितना दिया है, 239। ए स्क्वायर का मान 225 हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 15। तो 15 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया, ए का मान 15 हो गया। बड़े आसानी से आप इसे बना रहे होंगे। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। ये क्वेश्चन क्या है? एक नाविक 6 घंटे में 36 किलोमीटर। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को आप मत बनाना, कहो क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। आप कहोगे सर कैसे रॉन्ग है? आप जब इसे सॉल्व करोगे ना, नाव माइनस धारा निगेटिव हो जाएगा, और कभी भी नाव माइनस धारा निगेटिव नहीं हो सकता, यानी धारा की स्पीड नाव से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने इसे रॉन्ग कर दिया, और इसका जवाब मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप कहोगे बनाने के लिए तो आपको बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो, धारा की दिशा और धारा के विपरीत। धारा की दिशा में 36 किलोमीटर और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर। ठीक है, जाने में 6 घंटा लगता है। धारा की दिशा में जाओगे नाव प्लस धारा, धारा के विपरीत जाओगे नाव माइनस धारा, मिलके 6 घंटे लगेंगे। लेकिन जब धारा के विपरीत आप 24 किलोमीटर जाते हो, और मेरे दोस्त धारा की दिशा में आप 24 और धारा के विपरीत आप 36 जाते हो, तो आपको लगता है 6 घंटे। ठीक है, गड़बड़ी यहीं पर है। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तुरंत आपको पता चलेगा कहाँ गड़बड़ है। इसी एक को काटो, इसी को सेम कर लो। अच्छा ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर परेशानी है। अब क्या सही है क्या गलत है, तुम रुको न पहले, काहे परेशान हो रहा है? देखो न, आप पहले एक को काटने का मूड बनाओ, इसी को काट दो, बराबर करो। इसमें 6 से गुना करो, इसमें 4 से गुना करो। यहाँ 6 से किया तो यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से, और यहाँ भी 4 से। अब आओ कैलकुलेट करो। देखो 144/b-s, 144/b-s खत्म हो गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 216, और ये हो जाएगा कितना, 96। तो तुम ही सोचो, 216 और 96 घटाओगे कितना हो जाएगा, 120। ठीक, 120/b+s, 36 में से 24 गया तो 12। अच्छा रुक जाओ मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 10, b+s 10। अब जब तुम b+s का मान 10 ले आए, सोचना अच्छे से, b+s का मान 10 ले आए ना, ई का हो गया। रुको मेरे दोस्त, यहाँ 6 से गुना किया तो यहाँ भी 6 से किया, वहाँ भी 6 से हो गया, और यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से किया।
अभी 216, इसमें 96 चला गया, तो हमारा 120 और बटा बी प्लस एस, और इधर 36 और में 24 जाएगा, 12, 12 दहें का बी प्लस एस हमारा 10 हो रहा है। ठीक है, अब बी प्लस एस हमारा 10 हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? ध्यान दो अच्छे से। अब बी प्लस एस का मान कहीं पे पुट करो, एक बार धारा के अनुकूल और प्रतिकूल और चेक कर लो अच्छे से। धारा के अनुकूल 36 और धारा के विपरीत कितना, 24। ठीक है, दूसरी बार में धारा के अनुकूल कितना, 24, और धारा के विपरीत कितना, 36। ठीक है, मैंने इसे सेम किया, 6 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, हर जगह 6 से, हर जगह 4 से, ये मेरा ख़त्म हो गया। ये 216 में 92 जाएगा, 120, और यहाँ पर 36 में से 24 जाएगा, 12, बी प्लस एस तो 10 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लगता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया था, है ना। अब ये देखो, ये बी प्लस एस का मान कहीं पर बैठा दो, 36/10 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 24 और बटा बी माइनस एस बराबर कितने, 6 था। अब ये जाके उस पार घट जाएगा, 24/b-s, 60 में से 36 गया, 24 बटा हो जाएगा 10, इससे ही चला गया, b-s का मान हो गया 10। अब मेरे दोस्त देखो कि आखिर यहाँ पे कहानी क्या हुआ। 36/10 तुम रखा ना, इधर लेके आए ना, तो 60 माइनस 36, 24/10, 24 से 24 खत्म हो गया, b-s कितना आ गया, ओ देखो क्यों, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, वो देखो, ये 6 घंटा नहीं है, 6.5 घंटा है। देख रहे हो, यहाँ परेशानी है, 6.5 है, 6.5 वर्ड नहीं पढ़े जिसकी वजह से इतना तामझाम हो रहा है। ठीक है, 6.5 वर्ड नहीं पढ़ने के कारण इतना तामझाम हो रहा है, तभी तो कहा कि क्वेश्चन रॉन्ग है ना। बस उस 6.5 नहीं पढ़ने की वजह से यहाँ पर 6.5 लिखा हुआ है। दिखता है कैसे, नज़र नहीं जाता है पॉइंट पर तो प्रॉब्लम हो जाती है। धारा की दिशा और धारा के विपरीत, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दिशा वाली चाल, धारा के विपरीत 24 तो विपरीत वाली चाल। ठीक है, और यही समय कितना, 6 घंटा। जब कहा धारा की दिशा में 24 जाएंगे और धारा के विपरीत 36 जाएंगे, तो हमें लगेगा 6.5 घंटा। 6.5 घंटे का मतलब होता है 6 सहित 1/2, यानी 12 1 13/2। अब सेम करिए, सेम करिएगा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि 144 हो जाएगा। यहाँ 6 से तो यहाँ भी 6 से कीजिए, और यहाँ भी 6 से करिए, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से कीजिए, और यहाँ भी 4 से करिए। अब आप देख लीजिए क्या होता है। तो अब आप जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो मेरे दोस्त ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, 216 में 96 जाएगा तो हो जाएगा 120/b+s, और यहाँ क्या होगा, तो 36 में अगर 26 चला जाएगा तो 10, b+s का मान कितने होंगे, 12। अब ये 12 रख दोगे, 12 तिया 36, 3 जा घटेगा 3, 3 से कटेगा 8, b-s का मान 8। आपको चाहिए धारा की गति, धारा की गति चाहिए तो घटा दीजिए, तो 2 एस्ट्रीम बराबर 4 होगा, एस्ट्रीम हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। देखा, एगो पॉइंटबा को ठीक से नहीं पढ़ेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट अगर गड़बड़ आया तो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। 6.5 वर्ड छूटने की वजह से देखा क्या हुआ है, ये सब चीज़ माइनर मिस्टेक है जिसको संभालना है।
एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 3 सेमी अधिक है, दोनों के क्षेत्रफल का योगफल 225 है, तो परिमाप का योगफल क्या होगा? एक वर्ग की भुजा को ए मान लो तो एक हो जाएगा ए प्लस 3, एक को ए मान लिया तो एक हो जाएगा ए प्लस 3। तो देखो ये इस वर्ग का क्षेत्रफल है और ये इस वर्ग का क्षेत्रफल है? दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल कितना है? ये है 225। ठीक है, अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर, ये है 225। अब यहाँ से 2a स्क्वायर, ध्यान देना अच्छे से, प्लस में ये मेरा 6a और 9 जाके घट जाएगा उधर। अब 9 जाके जैसे ही घटेगा हमारा हो जाएगा 216 जी, 2 कॉमन कर लो, 3a, 108, 108 इधर आके माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब इसको ऐसे 2 टुकड़े में तोड़िए, जोड़ने घटाने से 3 आ जाए और गुना करने से -108, तो हो जाएगा ये 12 और -9, 3 आएगा गुना करने से 108, तो यहाँ से a का मान हो जाएगा -12 और 9। तो मेरे दोस्त निगेटिव लेना नहीं है, पॉजिटिव लोगे, a का मान 9 आ गया। अब a का मान जैसे ही आपके पास 9 आ गया है, ठीक है, तो 9 आ गया मतलब 9 3 12 हो गया और एक हमारा 9 हो गया, दोनों की भुजा मिल गया। हमको परिमाप का योगफल चाहिए, तो 4 गुने भुजा परिमाप होता है, ये हो जाएगा हमारा 48, ये हो जाएगा हमारा 36, यानी हो जाएगा 84। परिमाप का योगफल हो जाएगा 84। आप में से जिनका परिमाप का योगफल 84 आ रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। इसको देखिए, ये क्या है? एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक प्राप्त किया है, ए ने सी द्वारा प्राप्त अंक से 10% कम अंक प्राप्त किया है और डी ने सी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक किया है। तो डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंक से कितना % ज़्यादा है? ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है और ये मेरा डी है। ठीक है, क्या देख रहे हो? बी ने ए से 20% ज़्यादा अंक प्राप्त किया है, तो अगर बी ने ए से 20% ज़्यादा और डी ने सी से 20% ज़्यादा, ठीक है, और ए ने सी से 10% कम, तो देखिए अगर डी ने सी से 20% ज़्यादा तो सी का प्राप्त अंक 100 मान लीजिए, इससे 20% ज़्यादा 120 हो जाएगा। अब ए जो है ना वो सी से 10% कम, एक रास 10% कम ही 90 हो जाएगा। पहला लाइन में लिखा है बी जो है वो ए से 20% ज़्यादा, एक रास की 20% ज़्यादा, तो बोलिए 90 का 20% 18, इससे 18 ज़्यादा हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक, अब सवाल क्या कहा है बताइए? डी द्वारा ए से कितना अधिक अंक प्राप्त किया गया? वृद्धि करोगे, डी द्वारा ए से कितना ज़्यादा? 20 ज़्यादा, इससे ए से और इंटू 100, 33.1/3%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसको देख लो मेरे दोस्त। यह है कि निश्चित राशि पर 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। अगर ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है और उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% प्रति दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? निकटतम पूर्णांक में आंसर दीजिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? 12% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। देखिए 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 36%, और यही जो 36% ब्याज है ना 6750। हमको चाहिए प्रिंसिपल, तो 100% का मान निकालो, यहीं से प्रिंसिपल आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे ना, यहाँ पर देखना अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा? 9 9 सते 63, 9 पचे 45, और ये हो गया 9 चौको 36, इससे हमारा हो गया 25, 0 25 पचे 125, 25 सते 175 और 12 187, 18,750। ठीक है, 18,750 प्रिंसिपल हो गया। अब क्या करना है? 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितने छमाही होंगे? 4 छमाही होगा। दूसरी बात, रेट क्या काम करेगा? रेट काम करेगा 20% का आधा, यानी कि 10%। अब ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ध्यान से देखना।
10% रेट का मतलब होता है 1/10, यानी 10 प्रिंसिपल, 1 इंटरेस्ट के साथ ही 11, 1 के साथ ही 11, 1 के साथ ही 11 और 1 के साथ ही। अब मेरे दोस्त ये 4 संयोजन में ये हो जाएगा 10,000 और ये कितना हो जाएगा 1331 गुने 11, 33 1 34 और 33 33 और 3 36, 11 कम 11 और 3 14, तो कितना ब्याज बनेगा यहाँ पर 4641, 4641 ये ब्याज बनेगा मेरे दोस्त। यही जो हमारा 4641 ब्याज है ना, इसी का मान हमको चाहिए। तो हमें तो प्रिंसिपल मालूम है 10,000 का मान, 10,000 जो प्रिंसिपल है दिख रहा है वही हमें मालूम है 18,750। हमें चाहिए ब्याज 4641 का मान, 10,000 का मान इतना, तो एक का मान क्या होगा 18,750 और बट्टे में 10,000, इसका मान चाहिए 4641। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8702, लगभग आएगा ये, लगभग ये आंसर आएगा। ठीक है, अप्रोक्स। हाँ हाँ, अब चश्मा लेना ही पड़ेगा, तुम सही कह रहे हो। अब चश्मा मुझे भी ज़रूरत लग रहा है कि चश्मा लेना होगा। अब देखो लिखता है कि एक आयताकार खेत की डायमेंशन को 6 मीटर से बढ़ा दिया जाए तो उसकी बीमा का अनुपात 4:3 हो जाएगा, और अगर 6 मीटर से कम कर दिया जाए तो 2:1 होगा। ऑप्शन से बना लीजिए। अब देखिए डायमेंशन को अगर हम 6 बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा 24 और 18, 6 चौको 24, 6 तिया 18, 4:3 बिल्कुल हो रहा है। अब कह रहा है अगर 6 घटा दीजिएगा, 6 घटा देंगे तो 18 और 12 में से 6 घटा देंगे ना, ये हो जाएगा 12 और 6 यानी 2:1, वही तो हो रहा है 2:1। मतलब डायमेंशन में 6 जोड़ देंगे तो 4:3 होगा और 6 घटा देंगे तो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्त, आज डिस्कशन में थोड़ा सा आपको इशू हुआ है, आप टेंशन ना लो, कभी कभी होता है इस तरह का चीज़, एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर मैसेज कर देना, कमेंट में लिख देना, दूसरे दिन उसको देख लेंगे, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।